नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मैथ्स बाय सुमित्रा चौधरी पर। और आज हम जो है कक्षा 8वीं की गणित शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी जो 8वीं के जो विद्यार्थी है अधिकतर उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। इस स्थिति में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो वीडियो है वो बच्चों तक पहुँचाए और अधिक से अधिक लाभ ले दें। और ये हमारी जो स्थिति है कोरोना काल की, तो इसमें विद्यालय जो है अनिश्चित समय तक बंद है। तो ये जो समय है इसको आप ऐसे ही व्यतीत ना जाने दें, इसको आप अवसर में बदलें। और जो गणित है वो लगातार समय मांगती है, प्रयास मांगती है। अब तक थककर हार गया तो बाधाओं को बल मिलेगा, प्रयासों के पंख लगाओ, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आप प्रयास करते रहिए, प्रयास करोगे तो फल आपको अवश्य रूप से मिलेगा। और हम जो है कक्षा 8वीं की गणित शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय हमारा है एक जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के प्रश्न शुरुआत करने से पहले हम बेसिक जो है कंसेप्ट हमारे क्लियर करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप आसानी से जो प्रश्नावली जो पुस्तक में दिए गए जो प्रश्न है वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या क्या होती है उसको चर्चा करने से पहले चर्चा करते हैं प्राकृत संख्याओं की। जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है वो अंग्रेजी के कौन से अल्फाबेट से शुरुआत होती है, कौन से अल्फाबेट से दर्शाते हैं, तो वो हमारा है एन यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर से वो कौन सी संख्याएं होती है, जो संख्या 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक इस प्रकार से चलती है। तो 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। पहला अल्फाबेट इंग्लिश में नेचुरल का एन होता है, इसलिए हम इसको एन से दर्शाते हैं, एन इसका प्रतीक है। इसी प्रकार जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर्स। और होल नंबर में जो स्पेलिंग होती है वो हमारी होती है WHOL। तो फर्स्ट अल्फाबेट हमारा हो गया W। तो पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है, वे सारी संख्याएं जो प्राकृत संख्या तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो शून्य है उसमें जुड़ जाता है। तो शून्य जोड़ने पर हमारी संख्या हो जाएगी 0, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक। और अब हम बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को जर्मन भाषा में कहा जाता है ज़ेहलिन, और इसका अर्थ होता है गिनती करना, काउंटिंग करना। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के अंदर सारी पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याओं के अलावा और कौन सी संख्याएं होती है, तो वो हमारी होती है ऋणात्मक संख्याएं, माइनस की संख्याएं। तो -1, -2 इस प्रकार से। तो पूर्णांक भी हमारे दो प्रकार के हम कह सकते हैं अनंत। तो एक तो हो गया हमारे जो माइनस के उसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जो प्लस के हैं उसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर कहा जाता है तो हम क्यू से क्यों बता रहे हैं, आर से क्यों नहीं दर्शा रहे इसका प्रतीक। क्यू का मतलब होता है, अर्थ होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन का मतलब है ऐसी संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी जा रही है। इसीलिए इसका जो प्रतीक है परिमेय संख्याओं का वो क्यू है। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या में सारे पूर्णांक होते हैं, उसके अलावा भी और संख्याएं होती है। देखिए इस प्रकार से संख्याएं बटा के रूप में, बटा के रूप का क्या होता है, यानी कि P/Q के रूप में लिखने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर स्थिति होती है Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q का क्या है, हर, जो इसका हर है वो कभी 0 नहीं होगा, जहां पर P और Q दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए सारी धनात्मक संख्याएं 0, सारी ऋणात्मक संख्याएं, इसके अलावा भी संख्याएं होती है, और उसको हम इन सारी संख्याओं को मिलाकर कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 0 और 1 के मध्य 1/2 यानी कि आधा। तो आधा कहाँ होगा, संख्या रेखा पर हमारे 0 और 1 के मध्य होगा 1/2। इसी प्रकार डेढ़ को हम कहते हैं 3/2। तो 3/2 हमारा है वो कहाँ होगा, वो होगा 1 और 2 के मध्य। और जो ढाई जिसको हम कहते हैं 5/2, तो वो होगा 2 और 3 के
के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर जो है परिमेय संख्या में हमें विशेष ये ध्यान रखना, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा रही है और जहाँ q कभी भी 0 नहीं होगा। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर हम कहेंगे हाँ 4 एक परिमेय संख्या है। इसको लिखा जा सकता है 4 बटा 1। किसी भी संख्या में अगर हर नहीं है तो बटा करके 1 हम लिख सकते हो, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विशेष स्थिति क्या है? विशेष स्थिति है हर कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हर हमारा 0 बन जाता है, जैसे 2 बटा 0, तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा अनंत, अपरिभाषित। इसीलिए हर कभी 0 नहीं होगा। एक देखिए, एक होता है भिन्न, एक होता है परिमेय संख्या। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? यहाँ पर -1/2 भी होगा। तो दोनों के मध्य क्या डिफरेंस है? तो दोनों के मध्य ये डिफरेंस है जो हमारा भिन्न होता है। भिन्न में हमेशा जो संख्याएं होती है वो हमेशा p बटा q रूप में नहीं, a बटा b। तो a बटा b का क्या मतलब है? तो a बटा b का मतलब अर्थ ये है कि दोनों की दोनों संख्याएं जो है, अंश और हर जो है वो कैसे संख्या होंगे? वो दोनों धनात्मक होंगे, ऋणात्मक नहीं होंगे। दोनों संख्या इस स्थिति में धनात्मक होगी, यानी कि 3/2 भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। 5/2 भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन माइनस का 1/2 वो क्या है? माइनस का 1/2 है, वो हमारा भिन्न नहीं है, वो हमारी क्या है? परिमेय संख्या। इसी तरह हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या है रेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले हमारा गुणधर्म है समृद्ध। तो समृद्ध का मतलब क्या होता है? समृद्ध का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर, मान लीजिए दो हमारे पास दो प्राकृत संख्या है, इनकी जोड़ करने पर 2 + 3 कितना आया? 5, और 5 भी हमारी प्राकृत संख्या है, यानी कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिल रही है? प्राकृत संख्या मिल रही है। इसी तरह अब यहाँ बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं की, यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमारे परिमेय संख्या में प्राप्त हो रही है या नहीं होती। समृद्ध गुण में यही है कि समृद्ध के 4 हमारे भाग है, योग, व्यवकलन जिसको हम घटाना भी कहते हैं, तीसरा हमारा गुणा, चौथा हमारा भाग, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो परिमेय मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी कि ये गुण लागू हो रहा है समृद्ध वाला योग पर या नहीं, व्यवकलन वाला हो रहा है या नहीं। आइए हम उदाहरण के द्वारा चर्चा करते हैं। मान लीजिए परिमेय संख्या, हम आसान से परिमेय संख्या लेते हैं 1/3। 1/3 में अगली परिमेय संख्या यानी कि 2/3। हम परिमेय संख्या ऐसे लेते हैं जिनके हर समान, बाकी हमें हल करने में आसानी है। क्योंकि यहाँ हर दोनों का समान है तो यहाँ पर क्या होगा? अंश दोनों के जुड़ जाएंगे। 1 और 2 कितने हो गए? 3। 3/3 जो है वो भी हमारी परिमेय संख्या है, यानी कि योग का जो नियम है वो यहाँ पर हमें लागू हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे योग का जो नियम है वो समृद्ध में क्या हुआ? लागू हो रहा है। उसी प्रकार समृद्ध में हम देखेंगे व्यवकलन का जो नियम है वो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्यवकलन यानी कि घटाना। यहाँ पर हम संख्या यही ले रहे हैं परिमेय संख्याएं, तो 1/3 में से हम घटाएंगे 2/3। तो दोनों को घटाने पर 1 में से 2 हो गया, बड़ी संख्या में से छोटे को घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ। तो बड़े का चिन्ह लगाने पर हमें यहाँ क्या मिलेगा? माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3 जो है किस प्रकार की संख्या, क्या यह परिमेय है? तो हाँ ये परिमेय है, यानी कि समृद्ध का नियम भी यहाँ पर क्या हो रहा है? समृद्ध में व्यवकलन का नियम भी लागू हो रहा है। तीसरा जो नियम है वो गुणा। तो गुणा भी नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर भी हम यही संख्या लेते हैं 1/3 गुणा 2/3। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से गुणा करेंगे? अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। तो 1 को 2 से गुणा किया, ये हो गया 2, 3 को 3 से किया 9। तो 2/9 किस प्रकार की संख्या, क्या ये परिमेय है या नहीं? तो हमारा उत्तर होगा हाँ ये परिमेय है, और परिमेय है यानी कि
समृद्ध में गुणा का नियम जो हो रहा है वो लागू हो रहा है, यानी कि राइट। और अगर लागू नहीं होगा तो हम क्रॉस का निशान यहाँ लगाएंगे। अब हमारा है भाग, तो भाग जो है उसको हम क्या लिखते हैं, भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो हमें यही परिमेय संख्या को ले रहे हैं और पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का हम लगा रहे हैं भाग। तो भाग में हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो हम यहाँ भाग के चिन्ह की जगह जब परिमेय संख्या हो, भाग का चिन्ह हो, तो भाग की जगह गुणा, और जो अगली परिमेय संख्या आगे वाली है उसका हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। तो ये हमारा हो गया, 1 को 3 से 3 गुणा 2 यानी कि 6। तो 3/6 जो है वो परिमेय संख्या है। तो इस स्थिति में तो परिमेय संख्या है, लेकिन सभी पर लागू नहीं होता है। आइए मैं एक और उदाहरण लेती हूँ, उस उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या हमारी है 1/3, दूसरी परिमेय संख्या हमारी है 0/1, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको हल करेंगे तो इस भाग की जगह गुणा और ये हो जाएगा 1/0। 3 को 0 से गुणा करने पर बन जाएगा 0 और 1/0 होता है वो होता है अनंत, अपरिभाषित। यानी समृद्ध में जो भाग का नियम है, भाग का नियम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे क्रॉस, यानी कि ये नियम नहीं लागू हो रहा है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय का क्या होता है कि अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर, मान लीजिए संख्या हमारी a + b है, तो उनका क्या बदल देंगे, क्रम बदल देंगे। तो क्रम बदलने पर भी उत्तर अगर समान आता है तब तो क्रम विनिमय का नियम लागू हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम चर्चा करते हैं पहले दो संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं की, जैसे 2 + 3 और 3 + 2। तो यहाँ पर 2 और 3 का योग आ रहा है 5, और दूसरी संख्या को अगर हम पहले लिख रहे हैं, पहले को बाद में लिख रहे हैं, तो इनका योग जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, योग हमारा है 5। यहाँ पर दोनों का उत्तर समान आ रहा है, यानी क्रम विनिमयता में योग का नियम लागू हो रहा है। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं की, और हमें जो है किसकी बात करनी है, परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है, जो संख्या है बट्टा के रूप में आती है, इस प्रकार से जैसे a/b + c/d। तो यहाँ पर जो है यानी कि बराबर आएगा c/d, दूसरे को पहले जोड़ रहे हैं और पहले को बाद में, तो इन दोनों का उत्तर समान आना चाहिए। तो यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण देखिए हम किस प्रकार से लें, तो यही संख्या ले लेते हैं 1/3 और अगली संख्या में ले लेती हूँ 4/3। तो इन दोनों का हमें योग करना है, और कैसे योग करना है कि 4/3 को मैं पहले लिख रही हूँ और 1/3 को मैं बाद में लिख, इस प्रकार से a/b + c/d। तो c/d को पहले लिख दिया और a/b को बाद में लिख दिया। इन दोनों का भी योग करना, इन दोनों का भी योग करना। अगर ये योग समान आ रहा है तो ये योग का नियम क्रम विनिमयता में लागू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दोनों अंशों का योग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा हर समान है। तो यहाँ पर है हर हमारा आ गया 3, तो 1 + 4 कितना हो गया 5, और यहाँ पर भी देखिए 3 और 4 + 1 5, यानी कि योग का जो नियम है वो क्या हो रहा है, लागू हो रहा है दोनों पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे योग का नियम टिक मार्क, यानी कि राइट। दूसरा नियम की बात करते हैं घटाना। तो ये घटाने पर ये दोनों समान आ रहे हैं, किस प्रकार से हम घटाते हैं, ये हम संख्या ले रहे परिमेय, पहली संख्याओं में दूसरी संख्या घटा है। दूसरी बात क्या करना है, दूसरी संख्या यानी कि 4/3 में घटाना है पहली संख्या, तो 1/3। हम ये चेक करते हैं कि दोनों बराबर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों का हर समान है, एक में से गया 4 यानी कि -3, और यहाँ पर दोनों का समान है, 4 में से 1 गया यानी कि
नहीं है, यानी कि व्यवकलन का जो नियम है क्रम विनिमयता पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। इसी प्रकार जो गुणा है, गुणा में क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यही संख्या लेते हैं हमारी में 1/3 गुणा 4/3। ये चिन्ह हमारा बराबर नहीं था। 4/3 गुणा 1/3। अब देखिए इसको गुणा करते हैं अंश को अंश से, हर को हर से। तो 1 गुणा 4 यानी कि 4/3 गुणा 3 यानी कि 9। 4 को 1 से किया 4, 3 को 3 से किया 9। क्या दोनों उत्तर समान है? हाँ, दोनों समान है। तो यहाँ पर जो है गुणा में जो है वो नियम क्रम विनिमयता का लागू हो रहा है। इसी प्रकार अब हम चर्चा करते हैं भाग पर। तो भाग पर ये नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो भाग में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम यही संख्या ले रहे हैं, 1/3 में भाग लगाना है 4/3 का, और 4/3 में भी भाग लगाना है 1/3 का उल्टा। तो भाग की जगह हमें क्या करना है? गुणा। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर 4/3 गुणा 3/1। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? पहले में आएगा 3/12 और दूसरे में आएगा 12/3। क्या ये दोनों समान है? दोनों समान नहीं है, यानी कि भाग का नियम क्रम विनिमयता में लागू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। अब हम करते हैं जो इसका अगला नियम है उसकी तरफ बात करते हैं तीसरे नियम की। वो नियम है हमारा सहचार्यता। तो सहचार्यता नियम क्या होता है? देखिए, मान लीजिए तीन संख्याएं हमारे पास है ए, बी और सी, और इन तीनों का हम कर रहे हैं योग। तो सहचार्यता नियम ये कहता है कि अगर पहली दो संख्याओं को जोड़े और जोड़ने पर तीसरी संख्या को जोड़े, या फिर दूसरी और तीसरी संख्याओं को जोड़ो, बाद में पहली संख्याओं को जोड़ो, दोनों का उत्तर क्या आएगा? समान आएगा। तो ये संख्या हमारी कैसी है? प्राकृत। मान लीजिए एबीसी है। इसी तरह हमें बात करनी है परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं में योग का नियम लागू हो रहा है, सहचार्यता में योग का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो योग के लिए यानी कि चिन्ह हमारा है प्लस। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, 2/3, 4/3 और संख्या हमारी है 5/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाना है, बराबर। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का योग कर रहे हैं। तो योग करने पर हमें उत्तर क्या मिल रहा है? 2 और 4 हमारे हो गए 6/3 प्लस 5/3। और यहाँ पर हमें क्या करना है? अंतिम 2 का करना है योग। 2/3, 4/3 प्लस का 5/3। तो अंतिम 2 यानी कि 5 और 4 कितने हो जाएंगे? ये हो गया हमारे 9। तो 2/3 प्लस 9/3। तो 2 और 9 कितने हो जाएंगे? 11। 11/3 और यहाँ पर क्या आएगा? 11/3, यानी कि सहचार्यता का नियम योग पर जो है वो लागू हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं। अब जो दूसरा हमारा है, तो दूसरा हमारा नियम है घटाने का। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि दोनों बराबर है, और यहाँ योग का नियम जो है वो लागू हो रहा है। अब देखिए घटाने पर भी ये क्या लागू होगा या नहीं होगा? तो घटाना यानी कि माइनस। तो माइनस में यही उदाहरण लेते हैं, 2/3, 4/3 और 5/3। कैसे करना है? पहले इन दोनों को घटाना, फिर घटाना तीसरे को। तो पहले 2 को घटाया तो क्या हो गया? 2 में से गया 4 यानी कि -2। इसी तरह तीसरा हमारा है माइनस का 5/3। तो -2 -5 कितना है? माइनस का 7/3। और अब हम जो है बराबर किसके ले रहे हैं? पहली संख्या दूसरी में से तीसरे को घटाएंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से होगा 2/3, 4/3, 5/3। इसको हल कैसे करेंगे? दूसरी में से तीसरे को घटाएंगे और घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो पहली में से घटाएंगे। तो ये हमारा 2/3 और यहाँ पर 4 में से 5 गया, तो 4 में से 5 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? 4 में से 5 घटाने पर उत्तर आएगा हमारा
माइनस का 1 बटा 3। क्या ये दोनों, अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में से 5 गया यानी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो ये आ गया 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 3। तो दोनों का योग कर देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 बटा 3, 3 बटा 3 का मतलब क्या है 1, यानी कि संख्या क्या है 1। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो है सचालिका का नियम घटाने पर लागू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की, जो नियम हमारा है गुणा का। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ क्रॉस का चिन्ह भी लगा देते हैं, नहीं लागू हो इसलिए क्रॉस, गुणा यानी कि गुणा का नियम हम देखते लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो गुणा के लिए वही संख्या हम लेते हैं, पहले संख्या है, संख्या हमारी थी 2 बटा 3 गुणा 4 बटा 3 गुणा 5 बटा 3। तो क्या करना है, सबसे पहले और दूसरे को गुणा करना है और बाद में जो उत्तर आ रहा है वो हमें गुणा करना है तीसरी संख्या से। और यहाँ पर जो है बराबर के बाद कौन सी संख्या, दूसरे को गुणा करना है पहले तीसरे से और फिर जो उत्तर आएगा वो हम गुणा करेंगे पहले संख्या से। तो यहाँ पर 2 गुणा 4, तो 2 गुणा 4 कितने होते हैं, 2 चौक होते हैं 8, 3 क्या है 9 गुणा 5 बटा 3 बराबर। तो ये हमारा हो गया 2 बटा 3, 4 को करेंगे 5 से गुणा, तो 4 पंजा कितना हो गया 20 बटा 9। तो यहाँ पर है 8 को 5 से गुणा करने पर क्या मिलेगा 40 और 9 क्या हो जाएगी 27। इसी प्रकार यहाँ पर भी 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 और 3 9 27, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो बराबर आ रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे जो सचालिका का नियम है गुणा पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। अब हम बात करते हैं भाग की, तो यहाँ पर लागू हो रहा है तो एक मात्रा है, तो भाग का हम देखते लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही संख्या ले रहे 2 बटा 3 4 बटा 3 5 बटा 3, 2 बटा 3 4 बटा 3 5 बटा 3, 2 बटा 3 4 बटा 3 5 बटा 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले में दूसरे का भाग लगाया, फिर जो उत्तर आएगा तीसरे भाग लगाएंगे और यहाँ पर जो है पहले दूसरे में से तीसरे का भाग लगाएंगे, जो उत्तर आएगा उस संख्या में क्या करेंगे, पहली संख्या में उस संख्या का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे हल करें, गुणा के रूप में लिखकर, तो 3 बटा 4 ये हो गया भाग 5 बटा 3 और यहाँ पर भी है 2 बटा 3 और यहाँ पर भी गुणा करेंगे, तो गुणा 3 बटा 5। परिमेय संख्या को इस प्रकार से, परिमेय संख्या भाग होता है तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 दिया कितना हो जाएगा, 2 दिया हो जाएगा हमारा 6, 3 चौक कितना हो गया 12 में भाग लगाना, भाग यानी कि गुणा, कितना हो जाएगा 3 बटा 5 और यहाँ पर 2 बटा 3 भाग की जगह कर लेते हैं गुणा और ये संख्या गुणा में है, 4 की हमारी हो गई 12 और या फिर 3 से 3 आप चाहो तो इसको काट सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 4 बटा 5। अब हम देख रहे हैं कोई संख्या कट रही नहीं कट रही, तो यहाँ पर संख्या कट रही है तो यहाँ पे आ गया 1, ये हमारा आ गया 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 को 1 से गुणा करने पर 6 बटा 4 यानी कि कट के आ जाएगा 3 बटा 2 और यहाँ पर जो है क्या मिल रहा है, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये हमारा 2 चौक 8, 3 को 5 से गुणा करेंगे ये हो गया 15, तो 3 बटा 2 और 8 बटा 15 क्या समान है, नहीं है, तो बराबर नहीं है, यानी कि सचालिका का जो नियम है वो भाग पर लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि भाग का नियम लागू नहीं हो रहा सचालिका का नियम पर। अब हम बात करते हैं अगला नियम, जो हमारा नियम है वितरकता। तो वितरकता नियम आइए हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए उदाहरण के द्वारा x प्लस 1 और यहाँ पर वो संख्या है 2, तो वितरकता नियम क्या कहता है, कोष्ठक के बाद जो संख्या है उसको हमें गुणा करना है पहली संख्या से और उसके बाद गुणा करना है दूसरी संख्या से, इस प्रकार से।
2 को पहले x से गुणा करेंगे तो 2 गुणा x यानी कि 2x, और 2 को करना है 1 से गुणा यानी कि 2। ये हमारा रहेगा उत्तर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या यानी कि a बटा b ले रहे हैं, दूसरी परिमेय संख्या c बटा d ले रहे हैं, और तीसरी परिमेय संख्या हम e बटा f ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, बीच में लगाना प्लस का चिन्ह और कोष्ठक का मतलब का गुणा। तो पहले a बटा b को गुणा करना है c बटा d से, और उसके बाद a बटा b को गुणा करना है e बटा f से। तो यहाँ पर इस प्रकार से गुणा करेंगे, ए बी गुणा c बटा d प्लस a बटा b गुणा e बटा f। तो गुणा होने के बाद ये क्या आ जाएगा, ac बटा bd, ac बटा bd प्लस ae बटा bf। इस प्रकार से हमें उत्तर मिल रहा है। यहाँ पर क्या होगी, जब हम प्रश्न हल करेंगे तो परिमेय संख्या होगी, और जो वितरकता का नियम है गुणा पर योग और व्यवकलन, तो यहाँ पर या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा गुणा। तो ये नियम लागू हो रहा है। तो इसी नियम की सहायता से, नियमों की सहायता से हम क्या करेंगे, अगर यह नियम हमें समझ आ जाते हैं तो आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं। अब हम देखें जो अगला नियम है, ये होता है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है योज्य प्रतिलोम? तो योज्य प्रतिलोम से मतलब है, इससे तात्पर्य क्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या हमारी है 2/3, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम का मतलब है चिन्ह को करना है हमें उल्टा। अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ये संख्या प्लस की है, तो यह माइनस की संख्या हो जाएगी माइनस का 2/3। अगर पहले से कोई संख्या है माइनस का 4/17, तो माइनस का 4/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? क्या करना है, हमें चिन्ह को विपरीत करना है यानी कि उल्टा करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हमें मिलेगा प्लस का 4/17। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब है किसी भी परिमेय संख्या में हमें चिन्ह का विपरीत करना है यानी कि चिन्ह का उल्टा करना है। अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस लगाना है, और अगर माइनस पहले से ही है तो क्या करना है, उसको प्लस में धनात्मक बनाना है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम देखिए आइए क्या होता है। तो मान लीजिए यही उदाहरण है 2/3, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो हमारी संख्या होती है किस रूप में, ये परिमेय संख्या है p/q के रूप में। तो यहाँ पर हमें इस संख्या को उल्टा करना है यानी कि व्युत्क्रम करना है इसका। ये संख्या 2 हमारा अंश है, 3 हमारा हर है, तो 3 को हम अंश के रूप में लिखेंगे और 2 को हम लिखेंगे हर के रूप में, इस प्रकार से। तो 2/3 का जो व्युत्क्रम होगा, जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, वो होगा 3/2। इसी प्रकार से मान लीजिए माइनस का 5/7 है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7/5, और हम क्या गलती करते हैं, माइनस यहाँ लगाते हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो माइनस का चिन्ह होता है वो हमेशा अंश पर होता है, या फिर आप मध्य यहाँ लगा सकते हैं। तो ये जो माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना है, बाकी हमें क्या करना है, जो भी परिमेय संख्या उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा